हरीलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने गांव के जमींदारों में से सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन वह बिल्कुल सादे कपड़ों में रहता था और इसका एक बेटा बिरजू भी था। वह भी अपने पिता की तरह सादे कपड़ों में ही रहता था। हरीलाल वैसे तो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बेचारा अनपढ़ था, इसीलिए अक्सर कर हरीलाल उदास रहते थे। एक दिन हरीलाल और उसका बेटा अपने घर में खड़े थे। तभी हरीलाल उससे कहता है, बेटा बिरजू, तुम श्यामलाल के पास चले जाओ और उससे कहना कि इस महीने का सारा हिसाब बराबर करके एक पर्चा बना दे और उसे पर्चे को तुम मेरे पास लेकर आना। नहीं पिताजी, आप खुद चले जाइए, मैं वहां नहीं जा सकता। बेटा, तुम श्यामलाल के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वह तुमसे कुछ कहता है या फिर तुमसे कुछ पैसे मांगता है? अगर ऐसी बात हो तो तुम मुझे अभी बताओ, मैं उसे डांटूंगा। देखो पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। श्यामलाल मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता है और ना ही मुझसे कुछ कहता है। लेकिन पिताजी, मैं जब भी वहां आपका हिसाब कराने के लिए जाता हूं तो वहां खड़े लोग मुझ पर हंसते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि यह देखो, अनपढ़ आ गया। पिताजी, मैं अनपढ़ हूं, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। कृपया करके आप खुद चले जाइए। देखो बेटा, अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे तो कल को मैं नहीं रहूंगा, तो तुम इस कारोबार को कैसे चला पाओगे? बेटा, तुम अभी से ही हिम्मत जुटाओ, तभी आगे तुम एक कारोबार संभाल सकते हो। पिताजी, आप कुछ भी कहो, मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आखिर में क्यों नहीं जा रहा। इतना कहकर बिरजू पर पटकता हुआ गुस्से में चला जाता है। हरीलाल अपने बेटे की सारी परेशानी समझता था। वह जानता था कि गांव वाले उसे कितना परेशान करते हैं, इसीलिए वह इतना परेशान और उदास रहता है और उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे, मैं अपने बेटे की परेशानी को समझता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह उन लोगों के सामने जाने की हिम्मत जुटाए ताकि यह उनके सामने बात कर सके और उनको समझा सके कि वह उसे अनपढ़ ना कहें। लेकिन मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़ भी तो नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये बेचारा क्या करेगा? हरीलाल अपने बेटे की परेशानी को सुलझाने की सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां इसका एक दोस्त आता है और वह हरीलाल से कहता है, अरे हरीलाल भाई, किस सोच में डूबे हुए हो? तुम तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि तुम कहीं गहराई वाली सोच में डूबे हुए थे। हाँ भाई, मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। अरे, मेरा बेटा बिरजू बेचारा अनपढ़ है, इसलिए हमारे गांव के लोग उसे तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तू मेरा बेटा उन लोगों के सामने जाने में बहुत कतराता है और मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे भी करके उनके सामने बात करने का तरीका बताऊं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गांव वाले तुम्हारे बेटे के साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन छोड़ो उन बातों को, और मैं यहां एक खास बात बताने के चक्कर में आया हूं। देखो हरीलाल, पड़ोस के गांव में एक गरीब आदमी है और उसकी बेटी जवान है, तो आप अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस अगर आप अपने बेटे की शादी उससे करना चाहो तो आप भी हाँ कर दो, तो यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से भी हाँ है। मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे, किस्मत ऐसी होती है कि खुद चलकर शादी करने की बात हो रही है, और जब मैं इधर उधर गया तो सबने मेरे बेटे को अनपढ़ कहकर रिश्ता पक्का नहीं किया। चलो ठीक है, अब मैं अपनी बेटी की शादी उसकी लड़की से कर दूंगा। बस अब तारीख पक्की की जाए। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन एक बार अपने बेटे से भी पूछ लेना कि वह उस लड़की से शादी करेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो, और तुम्हारा बेटा बाद में मना करे। और यह सब इज्जत की बातें होती हैं,
और इनमें बहुत संभल कर काम करना पड़ता है भाई। हाँ भाई, यह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज शाम को अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में बात कर लूंगा, लेकिन तुम भी उन लोगों को बता देना कि मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, लेकिन धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम भी बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, ये बात उन्हें पहले से ही पता है। और उन लोगों ने ये कहा है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिलेगा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी बेटी यहां खुश रहनी चाहिए। इसका मतलब उधर से रिश्ता पूरा पक्का है। तो भाई, इधर से भी रिश्ता पूरा पक्का ही समझो, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं टालेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपने बेटे के लिए उसका जीवन साथी तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो वह बेचारा अकेले क्या करेगा। अगर उसकी पत्नी होगी तो वह तो उसके बुरे समय में उसका साथ देगी। तो ठीक है भाई, मैं आज ही जाऊंगा और उनसे उनकी बेटी की शादी के बारे में बता दूंगा कि अब तुम भी शादी करने की तैयारी करो। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। कुछ ही दिनों में बिरजू की शादी हो जाती है और उसकी शादी कुंती नाम की लड़की से होती है। कुंती बहुत ही खूबसूरत, समझदार और चालाक थी, लेकिन बिरजू अनपढ़ होने के कारण उससे बात तक नहीं करता था। एक दिन हरिलाल अपनी बहू कुंती से कहता है, देखो कुंती, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो और अब तुम्हें ही इस घर को अच्छे से चलाना होगा। पिताजी, मेरी शादी तो अभी हुई है और आप मुझे इस घर की मालकिन बना दे रहे हो। लेकिन पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बेटी, मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, इसलिए गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो वह उन लोगों के सामने जाने में बहुत खतरा आता है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसी बहू इस घर में आई है और तुम बहुत ही समझदार हो, इसीलिए मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ पिताजी, फिर तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि मैं उनके अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन पिताजी, वह मुझसे बातें क्यों नहीं करते हैं? आप कृपया करके उन्हें समझाइए और उनसे कह दीजिए कि मुझसे बातें किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। अरे, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला रहने लगा था और उसके दिल का हाल आज तक किसी ने नहीं जान पाया, जहां तक कि मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे बेटे को खाने में दाल रोटी चावल आलू बहुत ज्यादा पसंद है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने बता दिया कि उन्हें दाल रोटी चावल आलू पसंद है। तुम्हें आज ही उनके लिए दाल रोटी चावल आलू बनाकर रखती हूँ। कुंती ने शाम को बिरजू के मनपसंद का भोजन बनाया और उसके सामने रखकर उससे कहा, ये लो जी, मैं आपके मनपसंद का भोजन बनाया है, आप खाकर बताओ कि यह कैसा है। अरे सच में तुमने तो मेरे मनपसंद का भोजन बनाया है। कुंती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे दाल चावल रोटी आलू पसंद है? अरे, यह बात तो मुझे पिताजी ने बताई थी, इसलिए मैंने आपका मनपसंद भोजन बना दिया। लेकिन आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? अरे, मैं आपकी पत्नी हूं तो आपके लिए हर काम कर सकती हूँ। कुंती, मैं क्या बताऊं कि मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है, क्योंकि मेरे अनपढ़ होने के कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बना। पिताजी की इतनी इज्जत होने के बावजूद भी लोगों ने मेरा हर समय मजाक उड़ाया है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे और क्या बातें करूं। देखो, कोई बात नहीं, आज तक आपका सब लोगों ने मजाक उड़ाया है, लेकिन मुझे आपके अनपढ़ होने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी चाहिए था, तो तुम मुझे मिल गए। बस अब मैं सारे जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। कुंती, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे पत्नी मुझे मिली है। अरे, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं खुद को आज तक अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जब मैंने तुमसे बातें की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं अपनी माँ से ऐसी बातें करता था तो बहुत अच्छा लगता था।
कुछ दिन बाद हरिलाल की मौत हो जाती है। दोनों की खुशी अभी शुरू ही हुई थी। तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन बिरजू उदास होकर अपने पिताजी के कमरे में बैठा हुआ था। तभी कुंती उसको समझते हुए उससे कहती है, अरे जी, मैं जानती हूँ यह समय अच्छा नहीं है, लेकिन अब आपको ही सब कारोबार संभालना होगा। अब पिताजी की जगह पर आपको खर्चा और बचत का हिसाब रखना होगा। नहीं कुंती, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह लोग मेरी बात को ही नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं जो अनपढ़ हूँ, वह सब मुझे अनपढ़ कहकर चिढ़ाएंगे। उनकी मेरे बस का काम नहीं है। मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ, लेकिन अब इस कारोबार के सिर्फ आप ही मालिक हैं। आज नहीं तो कल आपको तो कारोबार संभालना ही होगा। अगर आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहां रामलाल आता है, जो बिरजू के पिता को बताता था कि कहाँ कितने पैसे लगे हैं। देखो मालकिन, छोटे मालिक साहब ने आज तक कोई हिसाब नहीं देखा है, तो वह इतने बड़े कारोबार को कैसे संभाल पाएंगे? और पता नहीं ये कारोबार संभालते समय क्या क्या गलती कर दें, और ना जाने ये कहां पैसा खराब कर दें। इससे अच्छा है कि मैं ही इस कारोबार को संभालूं, और जो भी हिसाब होगा वह मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे कारोबार को बस तुम ही संभालो, और जो भी हिसाब हो वह मुझे और मेरी पत्नी को दिखा देना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जी, और मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा इस कारोबार को संभाले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको आपका कारोबार संभालना ही पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। मैंने बोला ना कुंती कि मुझसे एक कारोबार नहीं होगा। दोनों की ऐसी बातें सुनकर रामलाल उल्टे पैर घर से बाहर निकल जाता है। रामलाल बाहर जाकर खुद से कहता है, अरे मुझे कब से इंतजार था हरिलाल के करने का, और अब वह मर गया है। मैं मालिक बनना चाहता हूं, लेकिन अब इसकी चतुर बहू बीच में बाधा बन रही है। और अगर मैं मालिक नहीं बन पाया तो फिर क्या मैं मक्खियों को मारूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इस चालक बहू ने उस अनपढ़ के अंदर आत्मविश्वास भर दिया तो मैं कभी मालिक नहीं बन पाऊंगा, और मेरा यह वर्षों का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही रामलाल फिर से बिरजू के घर आता है, और रामलाल को अपने पास देखकर बिरजू उससे बहता है। क्या हुआ रामलाल जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आए हो? क्या कोई बात हुई है या फिर और कुछ है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं बस आपसे यह कहने के लिए आया था कि आपने अभी तक कोई काम नहीं संभाला है, तो आप ऐसा करो कि कुंती बहू को काम संभालने की जिम्मेदारी दे दो, ताकि जब आपकी पत्नी कम संभालेगी तब आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होगा। कुंती बहुत समझदार थी, इसलिए वह रामलाल की चाल तुरंत समझ जाती है। वह सोचती है कि रामलाल बिरजू और मेरे बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जिससे कि बिरजू जी भड़क जाएं और सारा काम रामलाल को ही संभालने दें। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब तक बिरजू जी है तब तक यही काम संभालेंगे, और अब तक इन्होंने काम इसलिए नहीं संभाला था। पिताजी काम संभालते थे, और आपके होते हुए बेटा कैसे काम संभाल सकता है? और आज नहीं तो कल एक काम तो खुद संभालेंगे ही। अच्छा कुंती, बहुत तुमने ठान लिया है कि आखिर बिरजू मालिक ही काम को संभालेंगे। चलो कोई बात नहीं, वह आप दोनों का आपसी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। बताइए रामलाल जी, वह क्या बात है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? देखो, आपके पिताजी लोगों को कर्ज देते थे, लेकिन उस कर्ज पर वह बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगाते थे। और गांव के लोग कल मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या आप बिना ब्याज के उन लोगों को पैसे दे सकते हो? देखो रामलाल जी, ये बात तो सरासर झूठ है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है कि बिना ब्याज के पैसे मिलते हैं। मालकिन,
यह बात तो बिल्कुल सही है कि बिना ब्याज के पैसे कहीं नहीं मिलते, लेकिन हमारे बड़े मालिक बड़े अच्छे और नेक दिल इंसान थे जो बिना ब्याज के ही पैसे देते थे। और मैं भी यही चाहता हूं कि छोटे मालिक अपने पिताजी की प्रथा को आगे बढ़े, ना कि उसे यहीं पर खत्म कर दें। हाँ ठीक है रामलाल जी, मैं अपने पिताजी की कथा को आगे बढ़ाऊंगा और जैसे मेरे पिताजी नेक दिल इंसान थे वैसे ही मैं भी बनूंगा। तो अब आप जाइए रामलाल जी, और कल सभी लोगों को लेकर आ जाना। मैं कल सबको पैसे दे दूंगा। अगले दिन सुबह होते हैं, रामलाल कई लोगों को लाकर बिरजू के सामने खड़ा कर देता है। मालिक ये है, बोलो जिन्हें पैसों की जरूरत है तो कृपया करके आप इन लोगों को पैसे दे दो। मालिक, आप बहुत नेक और अच्छे दिल इंसान हैं। आपके पिता ने हम लोगों की बहुत मदद की है और अब हम लोगों को और पैसों की जरूरत है, तो कृपया करके आप हम लोगों को पैसे दे दो। हाँ, पैसे तो आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों को पैसे किस काम के लिए चाहिए। मालकिन, मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है और किशोर भाई को अपनी बेटी की शादी करनी है और भगवत भाई को अपना घर बनवाना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बारिश आने वाली है। बस हम लोगों को इसीलिए पैसे चाहिए। हाँ, तुम लोगों को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन तुम्हें अपना घर हमारे पास गिरवी रखना होगा, तभी आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग अपना घर तुम्हारे पास गिरवी नहीं रख सकते। और रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि हम लोगों को फ्री में पैसे मिलेंगे, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होगी। अरे तुमने हम लोगों को झूठ बताया था। उसे आदमी की बात सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि रामलाल की चाल थी कि हम लोगों से पैसे हड़प लें। फिर गुस्से में आकर बिरजू रामलाल से कहता है, धोखेबाज गद्दार रामलाल, चला जा यहां से और कल से कम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तूने हमारे साथ गद्दारी की है और इन विचारों को पैसों का लालच देकर झूठ बुलवाने के लिए यहां लाया था। जहां चला जा यहां से, नहीं तो इन्हीं लोगों से कहकर कुंती, एक तुम्हें कैसे पता चल गया था कि यह लोग यहां सिर्फ पैसों की लालच से आए थे? देखो जी, ये रामलाल बार बार हमारे घर आ रहा था, तो मुझे इस पर पहले से ही शक था कि यह कुछ ना कुछ चालाकी कर रहा है। और दूसरी बात कि उस आदमी को कैसे पता कि किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपना घर बनवाना है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ये रामदास सिर्फ पैसे हड़पना चाहता है, और इसीलिए मैंने अपनी चालाकी दिखाई। इस तरह अनपढ़ की चालाक बहू ने उसका पैसा रखने से बचाया। फिर दोनों पति पत्नी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।